ये है ईरान, जो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के टाइम पे इतना वीक था कि अपने डिफेंस सिस्टम और वेपन्स के लिए अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहता था। बट ये आज के टाइम पे ये वही ईरान है जिसे वर्ल्ड वाइड एज ए डेंजरस कंट्री के नाम से जाना जाता है। और आज के टाइम पे सिचुएशन ये है कि जहाँ एक तरफ इंडिया ईरान को अपना दोस्त बताता है, वहीं दूसरी तरफ मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ ईरान के ओपोनेंट क्यों है और क्यों ईरान के खिलाफ जाकर ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरान के वर्ल्ड वाइड डेंजरस होने के पीछे मेनली 3 रीज़न है कि जो ईरान पहले खुद डिपेंडेंट रहता था अदर कंट्रीज़ पे फॉर वेपन्स और वेपन सिस्टम के लिए, वो आज के टाइम पे इन हाउस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो खुद से ही खुद का डिफेंस सिस्टम और वेपन्स डेवलप कर चुका है। और सिर्फ डेवलप ही नहीं किया, इसके साथ साथ उसने अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी किए हैं, जिससे $1 बिलियन तक अर्न किए उसने। और ये वेपन्स कोई नॉर्मल वेपन्स नहीं है, उसने इस लेवल तक के वेपन्स डिज़ाइन किए हैं जो वर्ल्ड के टॉप वेपन्स में से एक है। ईरान के अगर हम सबसे लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है फतेह मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है जो कि साउंड के स्पीड से भी तेज जाता हो, और इस मिसाइल की जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि 18,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। यानी कि अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें तो इसे कुछ मिनट ही लगेंगे इसराइल पे अटैक करने में। और इसके अलावा जो दूसरा सपोर्टिंग पॉइंट है ईरान के लिए वो है वहाँ का पब्लिक सपोर्ट। ईरान ने पास्ट में इतने सारे कंट्रोल्स कर लिए हैं अपने आसपास के मिडिल ईस्ट में, चाहे वो सीरिया हो या इराक हो या येमेन हो, कि वहाँ के लोग फुल्ली ईरान को सपोर्ट करते हैं। और इसी सपोर्ट का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुदीस जैसे, उनको ये फंडिंग करके उनको अपने कंट्रोल पे एक्टिविटी करवाता है। और यही रीज़न है कि आज तक किसी भी अटैक में ईरान खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उसने जो भी एक्टिविटी करवाई अपने इन प्रॉक्सीज से करवाई थी। बट ईरान अब जाके इसीलिए एक्टिव हुआ क्योंकि जब इसराइल ने पलट के जवाब देना स्टार्ट किया पैलेस्टीन से लेके, और सबसे लेटेस्ट जब अटैक हुआ गाज़ा पर, जब उनके हिजबुल्लाह के जो लीडर्स थे उन पर अटैक हुआ और वो मारे गए, तब जाके ईरान ने अपोज करना स्टार्ट किया। और तीसरा जो सबसे इसेंशियल पॉइंट है ईरान के लिए वो है उसका क्रूड ऑयल का सप्लाई, क्योंकि वो क्रूड ऑयल एज ए इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी कंट्री के लिए कि उसके बिना इकोनॉमी इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको किसी भी लेवल का ट्रेड करना हो, चाहे वो बाय एयर हो, बाय रोड हो या बाय सी हो, आपको ऑयल की नीड किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पड़ेगी। और ये बात ईरान अच्छे से समझता है और इसी का वो फ़ायदा उठाता है वर्ल्ड वाइड। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब हरकतों की वजह से जो उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट है यूएस, वो इसराइल के सपोर्ट में है। इवन हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो इसराइल के साथ मिलकर प्लान कर रहा है ईरान के ऑयल रिफाइनिंग सेटअप को तबाह करने की। और अगर ये ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान और इसराइल पे ही नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा, और ख़ास करके इंडिया पे, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 100% ऑयल बाहर से इंपोर्ट होकर ही आता है। भले ही हमारा 100% इंपोर्ट हम ईरान से नहीं करते, बट 20 to 25% जो इंपोर्ट है वो हम ईरान से ही करते हैं, बाकी हम रसिया से करते हैं। पर अगर ये अटैक हुआ तो क्रूड ऑयल के क्राइसिस को सिर्फ रसिया अकेले या बाकी जो अरब कंट्रीज़ है वो इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकती। और यही वजह है कि ऑयल के रिसर्चर्स ने ये खुद कहा है कि अगर ऐसा अटैक हुआ तो क्रूड ऑयल के रेट जो आज के टाइम पे $75 पर बैरल है वो $200 तक पहुंच सकती है। लेट सपोज अगर वो $200 भी नहीं पहुंचा, वो 120 या $130 पर बैरल भी पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ऑलमोस्ट डबल इफेक्ट करेगा, यानी कि हमारे लाखों करोड़ों डॉलर रुपए इंडिया के इकोनॉमी में बर्बाद होंगे, जिससे हमारा पूरे कंट्री का बजट हिल सकता है। और यही रीज़न है कि दूसरे साइड में ईरान ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया हमें सपोर्ट करेगा। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं लोग सच भी मान रहे हैं, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने अपने 3 नेवल शिप ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भेजे हैं। जबकि ईरान के इस स्टेटमेंट के बाद इंडियन नेवी ने यह बात क्लियर कर दी है कि वो जो 3 नेवल शिप गए हैं ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर, वो उनके एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जो कि ऑलरेडी प्री प्लान था, और इसका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है। Indian Navy has made a pretty significant move by docking 3 of its training warships in Iran's Bandar Abbas port. The deployment of the 3 Indian naval ships, namely Shardul, Tir and Veera, is part of a long-range mission in the Persian Gulf. बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद ईरान कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई फोर्स जनरेट करेगा इंडिया के पीछे, ताकि इंडिया उसे सपोर्ट करे। क्योंकि हाल ही में इंडिया से ईरान के बीच में 2 कॉरिडोर बन रहे हैं ट्रेड के लिए। एक है मिडिल ईस्ट कॉरिडोर
और दूसरा जो कॉरिडोर है जो बिल्कुल ईरान से ही होकर जा रहा है वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसका फ़ायदा ईरान उठा सकता है इंडिया को परेशान करने या प्रेशराइज करने के लिए। बट सोचने वाली बात है आज के टाइम पे कि इंडिया इस मोमेंट पे किसको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया का आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है अदर कंट्रीज़ के वॉर में, वो इंडिया हमेशा न्यूट्रल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया हमेशा मोरली राइट्स होने की वजह से न्यूट्रल रहता है, बल्कि इसके पीछे का रीज़न कुछ और है। जब भी कोई वॉर स्टार्ट होता है या वॉर का हिस्सा बनता है तो सबसे मेन जो दो इम्पोर्टेंट कमोडिटी होती है वो होता है एक वेपन और एक होता है ऑयल। ऑयल पर तो हमारा कोई कंट्रोल हो नहीं सकता, ना ही हम उसे नेचुरली ग्रो कर सकते हैं, बट वेपन्स पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है वेपन्स के मामले में। पूरे ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना वेपन्स इम्पोर्ट होता है उसका 9.8% या ऑलमोस्ट 10% इंडिया इम्पोर्ट करता है खुद को सिक्योर रखने के लिए। ये कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये एक टेंशन वाली बात है। जहाँ एक तरफ हम ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट है, तो ठीक उसी तरह हम वेपन्स के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया पे डिपेंडेंट है। हम भले ही आज के टाइम पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने की बात करते हैं, बट उस मेंबर बनने का क्या फ़ायदा जहां बाकी के 4 कंट्रीज़ पे ही हमारी सिक्योरिटी डिपेंडेंट है। कल को अगर वो बाकी कंट्रीज़ चाहें कि इंडिया किसी भी वॉर में हारे, तो उनको बस वो जो वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के लिए बस उस पर रोक लगानी है, या इंडिया पे कोई सैंक्शन लगा देना है, या फिर किसी तरह जो वेपन्स की डिलीवरी है उसको डिले करना है, जिससे कि हमारा सिक्योरिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर हमारे पास खुद के इंटरनल कैपेबिलिटीज़ है खुद के वेपन्स को डेवलप करने की, बट उसके बावजूद भी हम बाहर से इतना ज़्यादा इम्पोर्ट क्यों करते हैं। हमने अमेरिका के बनाए हुए स्ट्राइकर APC तो खरीदे, बट जबकि हमारे पास DRD और टाटा के बनाए हुए क्रिस्टॉल थे जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। बट सोचने वाली बात यह है कि जिसे हमने रिजेक्ट किया उसी को मोरक्को ने खरीदा, यानी कि मोरक्को जैसे कंट्री को हमसे ज़्यादा भरोसा हमारे वेपन सिस्टम पर है। हमारे पास अर्जुना जैसे टैंक्स होते हुए हम रशिया से T-90 टैंक्स मंगवाते हैं। इवन जबकि 2010 में ऑलरेडी इस अर्जुना टैंक ने रशियन टैंक को डिफीट कर दिया था, और वो भी किसी एक एरिया में नहीं, उनके मल्टीपल सेगमेंट्स में उनको डिफीट किया था। बट उसके बावजूद भी रशिया खुद के बनाए हुए वेपन सिस्टम पर भरोसा करता है, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम के बनाए हुए हर वेपन्स हर टाइम काम नहीं कर सकते, वो ज़रूर फेल करेंगे, बट हमें उन पर लगातार काम करते रहना चाहिए। बाहर से इम्पोर्ट करने के बजाय खुद के वेपन्स को डेवलप पे और डेवलप करते रहना चाहिए। और इसी तरीके से अप्रॉक्स $1.3 बिलियन हमने लास्ट 13 सालों में खर्च किए हैं इस इंपोर्ट में। हमें अगर कुछ सीखने की ज़रूरत है ईरान से, तो वो ये है कि 1979 के बाद से ईरान ने जैसे खुद के वेपन्स और डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है, ठीक हमें भी उसी तरीके से कोई एक्शन लेने चाहिए। हाँ, सिर्फ एक एरिया है जहाँ ईरान मात खा सकता है, वो है एयरफोर्स में, क्योंकि वो उस टाइम पे फाइटर जेट भी वो US से इंपोर्ट किया करते थे, और उसके बाद से लेके अभी तक वो उस पर्टिकुलर सिर्फ एक सेगमेंट में खुद को डेवलप नहीं कर पाया, और इसी वजह से वो आज भी 70s और 80s के टाइम के फाइटर जेट ही यूज़ करता है। इन सब बातों का बस एक ही कंक्लूजन है कि हम सिर्फ एक कदम पीछे हैं उस गलती से, जिस गलती से हम इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के बैड बुक्स के लिस्ट में आ सकते हैं। अगर जिस दिन किसी भी गलती की वजह से अगर हम के बैड बुक्स में आ गए और हम खुद को उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाए टाइम रहते हुए, तो हमारी सिक्योरिटी किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए इंडिया एज ए गवर्नमेंट उनको अभी से ही प्लान करना चाहिए कि वो किस तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो इन हाउस खुद के वेपन्स को डेवलप और बेटर बना सके। हो सकता है कि इनिशियली हम काफ़ी सारे वेपन्स डेवलपमेंट में हम फेल हों, बट अभी हमारे पास टाइम है उन गलतियों को सुधारने का, उस फेल्ड टेक्नोलॉजी को फिर से रिवाइव करके उसको सही करने का। क्योंकि अगर ये एक बार टाइम निकल गया तो हमारे पास ना खुद के वेपन्स रहेंगे, ना हमारी खुद की सिक्योरिटी हमारे हाथ में रहेगी। इन दी अदर हैंड हमारे वेपन सिस्टम में कुछ तो बात है जिसकी वजह से जहां 10 साल पहले हमारा एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स सिर्फ 1500 करोड़ का था, वो आज के टाइम पे 10,700 करोड़ तक पहुंच गया है, और आने वाले टाइम पे हम उसे 5 बिलियन तक टच करने की सोच रहे हैं। यानी कि हमारे वेपन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खास है, बस हमें ज़रूरत है उस पर भरोसा करने की और उसको टेस्ट करने की हर तरीके से। और ये सब पॉसिबल हो सकता है सिर्फ R&D के ऊपर बजट को बढ़ाकर, क्योंकि आज के टाइम में हो सकता है कि ईरान हमारे लिए डेंजर नहीं है, हो सकता है इसराइल भी हमारे लिए डेंजरस नहीं है, बट आने वाले टाइम में कौन किसका दुश्मन हो किसी को नहीं पता। क्योंकि इन पॉलिटिकल वे हम भले ही जितना भी हम कह लें कि दोस्त हैं, बट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब से ही दोस्त हैं, क्योंकि बिना मतलब के कोई पॉलिटिकल फ्रेंडशिप काम नहीं आती। आई होप कि जो बात मुझे इस लेवल पर रहकर समझ में आती है वही बात हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आएगी और इस चीज़ पर एक्शन लेगी। बाकी इस वॉर से जुड़ी जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं उसमें इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कैसे नहीं, इससे
जुड़े अगर आप कोई भी राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।